Once again, good evening to all of you. देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 22 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बच्चे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये पढ़ाया जाता है कि क्या क्या चीज़ें होती है जो किसी भी फर्म के फाइनल अकाउंट्स में बनती है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। इनमें तीन चीज़ें बेसिकली इंक्लूड की जाती है। पहली चीज़ होती है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरी बैलेंस शीट। अगर मैं ट्रेडिंग और P&L दोनों को एक साथ जोड़ दूं तो इसे मैं इनकम स्टेटमेंट कह सकता हूं और बैलेंस शीट को हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये सारा हमने पिछले चैप्टर में किया था, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक और चीज जुड़ जाती है जिसे कहा जाता है एडजस्टमेंट। मतलब ये कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आप ऐसा समझिए कि एडजस्टमेंट्स को ही डेडिकेटेड है। अब एडजस्टमेंट्स को हमें अगर समझना है तो हमें चार बातों को समझना जरूरी है। देखिए, एडजस्टमेंट्स चार सवाल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको इन चार सवालों के जवाब सही मिल गए तो आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई, और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ही आता है और ये एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हो जाए तो बस जी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं कि वो चार क्वेश्चंस क्या है। जल्दी से आप देखिएगा, मैंने आपको नोट्स जो देखे सेंड किए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट इंक्लूड्स 4 क्वेश्चंस। 4 सवालों के जवाब हमें एडजस्टमेंट में चाहिए होते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला, एडजस्टमेंट क्या होती है। दूसरा, हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं। तीसरा, हम एडजस्टमेंट किन चीज़ों पर करते हैं। और फिर चौथा, कि एडजस्टमेंट्स की कैसे जाती है, किस तरह से हम इसे अपनी बुक्स में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या था कि एडजस्टमेंट क्या होती है, तो अब इसका ध्यान से जवाब सुनिए। एडजस्टमेंट्स उन ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है जो हमारी लास्ट डे पे ही बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो बेटे, जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनमें से जो एक्टिविटीज हमारी बुक्स में रिकॉर्ड की जा सकती है उन्हें हम एक नाम दे देते हैं ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती है। एक तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि पूरे साल होती रही, 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो पूरे साल चलती रही, कभी यहां हो गई, कभी यहां हो गई, कभी यहां हो गई, कभी यहां हो गई। एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो सिर्फ और सिर्फ हो पाती है लास्ट डेट में, यहां पे जब ईयर एंड होता है। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लास्ट डेट पे ही होती है तो हमें रिकॉर्ड भी ये कब करनी होती है, इसी डेट पे, लास्ट डेट पे। अब ये सर लास्ट डेट पे क्यों होती है, इससे पहले क्यों नहीं होती, उसके दो कारण हैं। देखिए, या तो इस ट्रांजैक्शन का कुछ नेचर ही ऐसा है कि ये आखिरी तारीख के लिए ही बनी है। एग्जाम्पल के लिए, हमारा क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वैल्यूएशन ही हम आखिरी तारीख पे करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो गुड्स हमारे पास ईयर एंड पे बच गए, तो बेटा अब जब ईयर एंड होगा तभी तो हम पता लगाएंगे कि कितने गुड्स बच गए। इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड ओनली ऑन लास्ट डेट। समझे बात। तो ये हो गई ऐसी नेचर की ट्रांजैक्शन जो हमारी कब होती है जी, इस दिन, मतलब एक लास्ट डे ट्रांजैक्शन होती है ये। या फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि रेक्टिफिकेशन होती है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमने कुछ चीजें पहले रिकॉर्ड की हुई है और हमें उनका सुधार करना है। अब इन गलतियों का हमें पता ही आखिरी दिन चलता है, जब हम अपनी बुक्स बना रहे होते हैं ना, क्लोज कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें दोबारा से चेक की जाती है। अकाउंटेंट एक एक चीज पढ़ रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी।
तो उसका सुधार करते हैं, तो उसे कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। तो मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी लास्ट डेट पे होती है और वो लास्ट डेट पे रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, एडजस्टमेंट। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि होगी कब, लास्ट डेट पे। डन। इसी बात को मैंने यहां नोट में लिखवाया, व्हाट इज एन एडजस्टमेंट। सी, सम ऑफ द टाइम ए थियोरेटिकल क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। वो थियोरेटिकल क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे सीधा ये पूछ ले कि एडजस्टमेंट क्या होती है। अब बच्चा करना तो जानता है क्वेश्चन में, ये नहीं पता उसे कि एडजस्टमेंट होती क्या है। तो बेटे जी पूरा लॉजिक और पूरे कंसेप्ट A to Z सारी चीजें क्लियर करके चलिएगा, कुछ भी आ सकता है। तो एडजस्टमेंट्स क्या होती है? एडजस्टमेंट आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। ये डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में आती है। देखो बेटे, ये जो यहाँ पे हो रही होती है ना ट्रांजैक्शन, जानते हैं इन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में, या फिर आप इन्हें कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में। आप यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी लेजर लिख दिया मैंने, ये सब्सिडरी बुक्स में आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इनसे लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर वो ट्रांजैक्शन कहाँ पहुँचती है? फाइनल अकाउंट में। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इन सारी चीज़ों को कूदते फांदते डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड होती है फाइनल अकाउंट्स में आखिरी तारीख पे। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल, उन्हें ही हम क्या कहते हैं जी? एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स ऐसी ट्रांजैक्शन है जो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है लास्ट डेट पर। और ऐसी ट्रांजैक्शन दो नेचर रखती है, या तो वो आखिरी दिन की ट्रांजैक्शन होगी या फिर वो क्या होगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये पहले सवाल का जवाब था कि एडजस्टमेंट क्या होती है। हमारे अब ये समझ में आ गया कि फाइनल अकाउंट के अंदर जो डायरेक्टली चीज रिकॉर्ड होती है अपनी एडजस्टमेंट कहलाती है। अब दूसरा सवाल ये है कि एडजस्टमेंट्स हम करते ही क्यों हैं? चलिए, हमें लास्ट डेट पे कुछ ट्रांजैक्शंस का पता चल गया, छोड़ देते हैं ना, उसे हम अगले साल कर लेंगे। भाई ऐसी कोई ट्रेन तो थोड़ी छूट रही है कि मतलब आज आपको ये पता चला और आपको आज ही करना है। बेटे हम इसे कर तो लेते अगले साल, आज आखिरी दिन, इतना प्रेशर ना बनाते हम अकाउंटेंट पे। लेकिन अगर हमने इसे अगले साल किया तो वो हमारे रिजल्ट को गड़बड़ कर देगा, हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो एडजस्टमेंट हमें आखिरी दिन इस वजह से करनी होती है क्योंकि वो एडजस्टमेंट करंट ईयर की होती है, मतलब इसी ईयर की होती है। तो आपको अगर सही रिजल्ट निकालना है तो आपको वो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी टू कैलकुलेट करेक्ट रिजल्ट ऑफ बिजनेस। ये है जवाब इसका कि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी बात को मैंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके अंग्रेजी में यहाँ लिख दिया। एडजस्टमेंट ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो कि रिलेटेड होती है करंट ईयर की, मतलब एक साल से रिलेटेड होती है, करंट ईयर में ही ये ड्यू होती है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई होती है क्योंकि है करंट ईयर की, और करंट ईयर का रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो हमें करंट ईयर की सारी ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करना होता है, तभी जाके सही रिजल्ट निकालेंगे। आप एक सिंपल सी बात समझिए और मुझे बताइए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस भी छोड़िए, आपने एक ठेला लगा दिया जी सब्जी बेचने का। बेटे आज के दिन आपने 10,000 रुपए की सब्जियां खरीदी, उसमें से आपने 8,000 रुपए की सब्जी बेच दी और वो आपने बेची 13,000 रुपए में। ध्यान से सुनिएगा, मुझे आपका जवाब चाहिए इसमें। मैंने आपसे कहा कि आपने एक सब्जी का ठेला लगाया। देखिए मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट एट ऑल अकाउंटेंसी। एक सब्जी वाला भी ये हिसाब किताब डेली करता है। आज आपने एक सब्जी का ठेला लगाया, 10,000 रुपए की सब्जियां खरीदी, 8,000 की आपने बेच दी, ठीक है। आज कितने की बेची? 8,000 रुपए की, लेकिन वो आपने कितने में बेची है? 13,000 रुपए में।
प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। ये कोई अकाउंट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर अकाउंट्स बता रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल अकाउंटिंग। ठेले वाला जो अनपढ़ आदमी है वो भी ये हिसाब किताब लगा लेता है। आप मुझे बताएंगे कि कितना मुनाफा हुआ आज का। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सर अगर 8,000 रुपए की सब्जी 13,000 में बेची है तो हम 13,000 को 8,000 से कंपेयर करेंगे तो 5,000 आएगा। बिल्कुल सही बेटा, आपने क्या करा, आज का खर्चा लिया। खरीदा 10,000 का था, बट आज आपने जितने का सामान बेचा 8,000, तो आज का खर्चा 8,000। 2,000 जो आज नहीं बिका वो कल का खर्चा है। समझ रहे ना आप इस बात को? बस यही चीज है, इसी को करेक्ट रिजल्ट निकालना कहते हैं। और यही आप इसी वजह से एडजस्टमेंट आखिरी दिन भी अगर होती है तो आप उसे करते हैं। एक तो कारण ये है एडजस्टमेंट करने का, और इससे बड़ा और ज़बरदस्त कारण है कि अगर हम आखिरी दिन वाली एडजस्टमेंट ना करें ना तो 3 लोग आके हमारे हाथ पकड़ लेंगे। हैं 3 लोग? हाँ बेटे, इन 3 लोगों को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। 3 ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो आपको मजबूर कर देंगे कि आप आखिरी दिन वाली ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कीजिए। वो देखिए कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। सबसे पहला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि किन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से हमें एडजस्टमेंट को आखिरी दिन रिकॉर्ड करना पड़ता है। और आप देखिएगा बच्चे इसे गलत करेंगे, और मैं सवाल ऐसा पूछूंगा कि इन तीनों को एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा, या 2 मार्क्स की, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि देखिए, जिस दिन या जिस साल आपकी सेल होती है, भले वो कैश में हो या उधार में हो, आप उसे उसी साल की सेल मानिए। मतलब ये कि अगर आज सब्जी वाले ने 13,000 रुपये में सामान बेचा तो उसे आज की ही बिक्री मानिए, कल की मत मानिएगा। कभी आप ये करने लगे कि कल के खर्चे को भी यहाँ से आप घटाने लगे। ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, जो बात किसके ऊपर करता है? सेल के ऊपर। दूसरा मेरा प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। बेटे देखो, प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से खर्चा माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। पहला प्रिंसिपल कहता है जी सेल करंट ईयर की लेना। दूसरा प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, वो कहता है जी खर्चे भी करंट ईयर के लेना। और वो कहता है जी एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच्ड विद रेवेन्यू। क्या क्या क्या? फिर से सुनो, एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच्ड विद रेवेन्यू। खर्चों को रेवेन्यू से मैच करना सीखो। मतलब ये कि आप जो सेल कर रहे हैं उसको खर्चों से मत मिलाइए, अपने खर्चे को सेल से कंपेयर करिए। जैसे अभी मैंने जब आपसे सवाल किया कि हमने 10,000 रुपए का आज खर्चा करा और हमने इसे 13,000 में बेचा, तो आपने मुझे 3,000 नहीं 5,000 प्रॉफिट बताया। बस जानते क्यों? आपने क्या करा भाई, हमने 8,000 का सामान 13,000 में बेचा है, ना कि 10,000 का सामान 13,000 में बेचा है। आपने बेटे एक्सपेंस को 8,000 के खर्चे को रेवेन्यू से मैच करा। समझ गए इस बात को? ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि खर्चे करंट ईयर के लो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है सेल करंट ईयर के लो, तो सही रिजल्ट आएगा। इन प्रिंसिपल्स की वजह से हम करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर के इनकम अकाउंट में लेते हैं ताकि हम करंट ईयर का रिजल्ट निकाल सकें। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस डब्बे में ये बात लिख के दी है आपको। तो ये तो हो गए 2 प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है एक्रूअल कंसेप्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई साहब खर्चे और इनकम आप करंट ईयर के ले रहे हैं? हम कहते हैं हाँ। तो एक और बात सुनो, ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ कैश खर्चे लें या फिर कैश सेल्स लें, आप उधार भी लीजिएगा। आप कैश और उधार दोनों लीजिएगा, क्योंकि आपको पैसे के बेसिस पे नहीं, आपको रिकॉर्डिंग करनी है ड्यू बेसिस पे। ये ड्यू बेसिस क्या है?
अगर वो करंट ईयर में ड्यू हो गया खर्चा या सेल, तो वो करंट ईयर का आइटम मान लीजिएगा, करंट ईयर का। सर हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ड्यू कैसे होता है। बेटे एक बात बताना, आप खर्चा ड्यू करना एक बहुत आसान एग्जांपल से सीख जाओगे। आप अपने डीपीएस रेवाड़ी से एक ऑटो रिक्शा बुक करते हैं, ठीक है। आप उससे पूछते हो भाई साहब कितने रुपए लोगे, वो पूछता है जाना कहाँ है, भिवाड़ी जाना है डीपीएस से। तो वो आपसे कहते हैं जी मैं 200 रुपये लूँगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, क्या आपकी उससे बातचीत हुई तो क्या खर्चा आपका बकाया हो गया, आपको 200 रुपये अब देने पड़ेंगे? नहीं, अगले ही पल आपका मन बदल जाता है और आप उसे कहते हैं कि मैं नहीं बैठ रहा, तो क्या वो आपसे 200 रुपये ले लेगा? नहीं ले पाएगा। तो खर्चा अभी ड्यू नहीं हुआ। आप उसके, अब आगे सुनिएगा, आप उसके ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं। जैसे ही आप बैठते हैं ऑटो रिक्शा के टायर पक करके फट जाते हैं और हवा सारी बाहर। वो देखते हैं मेरे तो सारे टायर इसने बैठते ही फाड़ दिए। वो आपसे कहते हैं नीचे उतरो, 200 रुपये तो देंगे क्या? 200 रुपये नहीं देंगे अभी। आप समझिए उसका खर्चा हो गया, लेकिन आप फिर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके टायर की जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी थी। आपने तो ये कहा था भिवाड़ी तक उतारो, फिर वो आपको ऑटो रिक्शा में, मान लीजिए टायर वगैरह ठीक है, ऑटो रिक्शा में बैठाता है, भिवाड़ी उतार देता है। आप कान पे फ़ोन लगा के घूम के चलने लग जाते हैं। वो पीछे से आवाज़ लगाता है 200 रुपये दो। अब देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? अब देने पड़ जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उन 200 रुपये की सर्विस ले ली। तो मतलब खर्चा और इनकम ड्यू तब होती है जब सर्विस या तो ले ली गई हो या सर्विस दे दी गई हो। जिस ईयर में ये सर्विस दी जाती है उसी ईयर का खर्चा या इनकम होता है। ये थे हमारे 3 प्रिंसिपल जो ये कहते हैं कि आपको आखिरी दिन होते हुए भी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो करंट ईयर की आइटम्स है, करंट ईयर में ड्यू हुए हैं। बात आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी से बता दीजिए मुझे। ये तीनों प्रिंसिपल क्लियर हो गए? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम टेलिंग यू। और देखिए, सिर्फ हमें क्या रट्टा मारने के लिए पढ़ाई करनी है, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है? ये वैसे भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मैंने आपसे कहा था एडजस्टमेंट को मैं 4 सवालों के जवाब देके समझाऊंगा। 2 सवालों के जवाब हो गए। एडजस्टमेंट क्या होती है, हम एडजस्टमेंट आखिरी दिन क्यों करते हैं। तीसरा सवाल, किन चीजों पे एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट बेटे 2 तरह से होती है, एक आखिरी दिन की ही ट्रांजैक्शन हो, एक रेक्टिफिकेशन हो। रेक्टिफिकेशन उन चीज़ों का होता है जो पहले से ही रिकॉर्डेड होती है, मतलब जो पहले से ही ट्रायल बैलेंस में होती है। आपके ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होती है, एक डेबिट, दूसरी क्रेडिट। डेबिट साइड में 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एसेट्स और एक्सपेंस। मतलब आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट में केवल 2 ही तरह की चीज़ें आ सकती हैं, या तो वो खर्चा होगा या फिर वो एसेट होगा। क्रेडिट साइड में 3 तरह की चीज़ें आ सकती है, इनकम, लाइबिलिटीज, कैपिटल। ठीक है, इनकम, लाइबिलिटीज और कैपिटल। अब मैं अगर इन दोनों साइड्स को क्लब कर दूं, जोड़ दूं, तो जानते हैं ट्रायल बैलेंस में कुल मिला के 5 चीज़ें आ सकती है जो पहले से रिकॉर्डेड होंगी। तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स या तो एसेट्स पे हो रही होंगी, या एक्सपेंस पे, या इनकम पे, या कैपिटल पे, या फिर लाइबिलिटीज पे। हाँ, एक और बात है, ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट करता है, उसे सेपरेट मत समझिए। ड्राइंग्स एक एसेट होता है। कई बार बच्चा ये कहता है कि सर आपने ड्राइंग्स पहले नहीं बताया था, क्योंकि एक एडजस्टमेंट हमारी ड्राइंग्स पे भी आएगी। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ड्राइंग्स एक एसेट होता है, पैसा लेना होता है हमें ओनर से, और जो चीज़ें हमें फ्यूचर में मिलनी होती है वो हमारे लिए बस एसेट ही होती है। तो एडजस्टमेंट किन चीज़ों पर हो सकती है? ये 5 चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखवाई है ना, इनमें से किसी ना किसी एक पे हो रही होगी, खर्चे पे, इनकम पे, एसेट पे, लाइबिलिटीज पे, या फिर कैपिटल पे। ठीक है जी। इसके अलावा
कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो रिकॉर्ड ही आखिरी दिन होती है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक। तो वो किसी ट्रायल बैलेंस के आइटम की मोहताज नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपको डायरेक्टली गिवन ही बाहर होगी, तो आपको डायरेक्टली ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो मतलब एडजस्टमेंट्स के बारे में अगर बात की जाए कि एडजस्टमेंट्स किन चीज़ों पर होती है, तो या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो 5 चीज़ें आ रही है उन पे, या फिर लास्ट डेट पे होने वाली ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली बाहर ही आती है। डन हो गई बात। तीसरे सवाल का जवाब दे दिया कि किन चीज़ों पर एडजस्टमेंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडजस्टमेंट्स करनी कैसे, हम इन्हें फाइनल अकाउंट्स में किस तरह से लेकर आए। तो इसका जवाब सुनिए। आपको क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें गिवन होंगी, ट्रायल बैलेंस और उसके नीचे, या ये कह लीजिए ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट। आप सबसे पहले जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं जिनके रिलेटेड आइटम्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उन पे निशान लगा देंगे। आप निशान लगा चुके हैं। उसके बाद जितने भी आइटम्स होते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में, उन्हें जहां जाना चाहिए भेज दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखते हुए कि जिन चीज़ों पे आपने निशान लगाया उनके नीचे एक लाइन का गैप छोड़ दिया जाए। ये हो गया जी, आपने ट्रायल बैलेंस का किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट कैसे होती है। अब हम करने लगेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ही जानते क्या होता है, जोड़ना या घटाना। आप एक सीट पे 2 व्यक्तियों को बिठाइए, वो 2 ही आ सकते हैं, ऐसी सीट है। अब आप किसी तीसरे व्यक्ति को देखते हैं तो उनसे कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो इसका मतलब ये आप उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं तो किसी दूसरे को स्पेस मिल जाता है। मतलब उन्होंने स्पेस माइनस करा तो किसी को स्पेस मिल गया। एडजस्टमेंट का अंग्रेजी का अनुवाद भी जोड़ना या घटाना ही है। एडजस्टमेंट है ही ये। हम अपनी जिंदगी में भी एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ चीजें हमें मिलती है, कुछ चीजें हमसे खो जाती है, तो ये एडजस्टमेंट है बस बेटे, और कुछ नहीं है। तो एडजस्टमेंट का सिंपल सा मतलब समझिए कि हमें कहीं पे सब्ट्रैक्ट करना होगा या कहीं पे ऐड करना होगा, ये एडजस्टमेंट है। और हाँ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है आखिरी दिन, तो ये 2 जगह जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। वो 2 जगह आमतौर पे मतलब ये कि 90% केसेस में या तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगी या P&L और बैलेंस शीट में। क्या कहा जाएगी, फिर से आमतौर पे सारी एडजस्टमेंट अगर एक बार ट्रेडिंग में आ गई तो दूसरी बार P&L में नहीं आती है, बैलेंस शीट में जाती है। अगर एक बार P&L में आ गई तो दूसरी बार ट्रेडिंग में नहीं आती है, बैलेंस शीट में जाती है। तो मतलब बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, इस तरह से आप पाएंगे मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऐसे हो रही है। लेकिन यहां मैंने एक बात कही, मैक्सिमम ऐसे होती है। तो क्या सर कुछ ऐसी भी एडजस्टमेंट है जो ट्रेडिंग और P&L में आए, 1-2, लेकिन आप उन्हें छोड़ दीजिए अभी तो आप यही मान के चलिए कि एक बार एडजस्टमेंट को आपको बैलेंस शीट में दिखाना है और एक बार इनकम स्टेटमेंट में दिखाना है, मतलब या तो ट्रेडिंग में या फिर P&L। तो ये 2 जगह पे जाती है। अब बेटे क्योंकि ट्रांजैक्शन आखिरी दिन रिकॉर्ड होती है, तो देखिए रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई जर्नल एंट्री तो बनेगी। जो जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए बनती है, उस एंट्री का नाम होता है एडजस्टिंग एंट्री। क्या होता है, एडजस्टिंग एंट्री। ध्यान से रिपीट अपने माइंड में। एक होती है जर्नल एंट्री, जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा, जो रोजाना होती है वो एंट्री, वो होती है जर्नल एंट्री। दूसरी होती है एडजस्टिंग एंट्री, जो लास्ट में जाके फाइनल अकाउंट में होती है, रोजनामचे में नहीं होती है, उसे जर्नल एंट्री नहीं कहा जाता। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप एडजस्टिंग एंट्री पास करिए, तो मतलब मैं आपसे एडजस्टमेंट की ही अब एंट्रीज पूछ सकता हूं। डेली बेसिस पे होने वाली सेल, परचेज, ये नहीं पूछूंगा।
आई होप कि आपको जर्नल एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री का डिफरेंस भी समझ में आ गया। तो एडजस्टमेंट्स हमें कैरी आउट कैसे करनी है बेटे? एडजस्टमेंट डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में लेकर आएंगे, दो जगह लेकर जाएंगे, या तो एक बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग में, या बैलेंस शीट और P&L में। क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे एडजस्टमेंट अकाउंट में ना कराने की बजाय क्वेश्चन आपसे ये कहे कि एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो ऐसे में सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्रीज करिएगा, अकाउंट मत बना दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये बातें थी कि हम किस तरह से कैरी आउट करते हैं। तो या तो एडजस्टिंग एंट्रीज हमसे पूछी जाती है कैरी आउट करने में, या फिर फाइनल अकाउंट के अंदर जोड़ना या घटाना हमें दिखाना होता है। तो ये चार तरीके से, ये चार सवाल थे सॉरी, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया। और अब मैं समझता हूं कि आप में से हर एक बच्चे को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एडजस्टमेंट होती है। तो जल्दी से बताओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एडजस्टमेंट क्या होती है? डन है? हाँ या ना में जल्दी से मुझे जवाब दो। इन चार सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है जी, सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ये सारी बातें क्लियर हो गई। वेरी वेरी गुड। अब बेटे सुनो ध्यान से, मेरा डर देखिए। मुझे ये डर है कि बच्चा क्वेश्चन को रीड करने में गलती ना कर दे। जो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा था कि बेटे क्वेश्चन में दो चीजें गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, वो देखो मैं लिखवा भी रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं? डर देख रहे हैं आप मेरा कि बच्चा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में गलती ना करते, क्योंकि करने में आपसे कभी गलती नहीं होगी। करने का तो मैं सारा प्रोसेस लिखवा दूंगा, आपसे उसमें गलती नहीं होगी है, गलती हो रही है अंडरस्टैंड में। सुनिए, अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक ना हो तो मैं आपको बता रहा हूं जितने भी क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के, वो फ्रेम कैसे होते हैं। ट्रायल बैलेंस होती है और एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट्स की पहचान ये है कि ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिखेगी। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाती है, उन्हें हम कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड का मतलब है छिपी हुई एडजस्टमेंट। वो क्या होती है? ऐसी एडजस्टमेंट जिनके साथ ब्रैकेट या फिर परसेंटेज, मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज हो जिसके साथ ब्रैकेट या फिर परसेंटेज लगी हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो किस किस्म की एडजस्टमेंट है। वो है एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो बस जी, क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसे ही होगा। एडजस्टमेंट आपको बाहर ही गिवन होगी 98% केसेस में। अगर ब्रैकेट या परसेंटेज है तो वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो सकती है। क्लियर है? हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम हैं उन आइटम को हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में। शब्द ध्यान से सुनिएगा, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन है उन्हें हम ट्रांसफर 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 करेंगे। और ट्रांसफर बेटा एक ही जगह पे होता है, या तो ट्रेडिंग में या P&L में या बैलेंस शीट में, दो जगह नहीं होता है। लेकिन जो आइटम बाहर गिवन होंगे उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड दो जगह होते हैं। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन भी कैसे होगा। अब कुल मिला के 14 to 15 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं जो मेजर एडजस्टमेंट्स कहलाती है। मैं आपके साथ ये सारी एडजस्टमेंट एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं पूरी डिटेल में विद एग्जांपल। हम इन एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे और यहां से फिर हम सीखेंगे कि इन्हें कैसे हमें फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है।